Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Devyani and today we have Raj Vardhan with us. So Raj Vardhan is going to tell us everything you need to know about getting a loan from India and coming to the UK to do your master's degree. So hi Raj Vardhan. Hi, hello. So मेरे पास बहुत क्वेश्चंस हैं अबाउट लोन्स. आई एम श्योर आपके पास भी होंगे कि कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ जाए, कैसे करें. So he's going to tell us everything. So can you just start Yeah. how to get a loan and everything? So basically, first thing I would advise you all guys is to talk to your parents if you really need that loan, because one thing you have to keep in mind is that you are gonna take a loan of about say 10 to 20 lakhs, maybe 20 lakhs, and you're gonna pay back to the bank which is about 20 lakhs. Like just the double. If you're taking 10, you're giving 20 to them over 10 years. So it's a big commitment that you have to make, and a monthly EMI would be charged from your account. So it's a burden monthly which is coming up to you. So you should know that, like, I took a loan for 40 lakhs, which is 40,000 pounds. So I'll be paying back around 78,000, like 78 lakhs in Indian currency, or 80 lakhs according to the interest rate, which would be fluctuating up or down. Usually it's up, never down. So yeah, so talk to your parents. If you really need that loan, then only take it. Otherwise I would say personally fund yourself. तो इसमें दो चीज़ें हैं लोन के बारे में. पहली चीज़ है कि अगर आप एक लोन ले रहे हो, एडुकेशन लोन ले रहे हो, तो आपको वीज़ा प्रोसेस में ज़्यादा आसानी होगा. आपको कोई भी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. पहला बात है कि एडुकेशन लोन जब लेते हैं तो आपका जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें आप सिर्फ एडुकेशन लोन का जो सैंक्शन लेटर है, नॉट द प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर बट द फाइनल सैंक्शन लेटर, वो अगर आप दे देते हो तो आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है. उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. बट अगर आप अपना पर्सनल फंड से आ रहे हो तो 40 लाख रुपीज़ आपको अपने पर्सनल अकाउंट में 28 डेज़ के लिए रखना पड़ेगा, और वो 28 डेज़ तक आप उसको टच नहीं कर सकते हो, मतलब विड्रॉ या उसमें निकाल नहीं सकते हो. या तो आप एक चीज़ कर सकते हो, वो पर्सनल फंड्स को आप एक फिक्स डिपॉजिट में रख दो 1 महीने के लिए, और 1 महीने बाद आप अपने बैंक मैनेजर को बोलो कि आपको एक सर्टिफिकेट दे कि ये फंड्स 1 महीने इस अकाउंट में थे. और ये 1 महीना आपके वीज़ा अप्लाई करने के 3 दिन से ज़्यादा नहीं पहले होना चाहिए. लाइक अगर आप 1 जून को कर रहे हो तो आपका पूरा मई में आपका वो पैसा अकाउंट में 28 डेज के लिए रहना चाहिए. Correct. और वो लेटर जो रहेगा वो 3 डेज से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा. तो आपको ये चीज़ें माइंड में रखनी है. So another thing I wanted to ask you, like 40 lakhs ये amount आपने कैसे निकाली? Like how much is your 40 college? lakhs मैंने कैसे निकाला was I did a calculation which was कि मैंने 26 लाख 25,000 मेरा कोर्स फीस था, जिसमें मुझे 2 लाख पहले देने थे, तो 24 लाख मुझे बाद में देने थे. वो मैंने कैलकुलेट किया. फिर उसके बाद मैंने अपना लिविंग एक्सपेंस ऑन एन एवरेज 1,000 पाउंड्स विच इज़ 1 लाख रुपीज़ इंडियन करेंसी मैंने कैलकुलेट किया, विच कम्स अप टू 12 लाख पर ईयर. तो 26 + 12 इट बिकम्स 38, एंड 2 लाख मैंने एक्स्ट्रा अपने वीज़ा एंड ऑल एक्सपेंसेस, कंप्यूटर लेना हो या कुछ लेना हो, कुछ बैंक्स अलाउ करती है, कुछ नहीं करती, यूजुअली कर देती है. तो मेरा पर्सनल बैंक वॉज यूनियन बैंक. तो मुझे यूनियन बैंक ने बहुत काफ़ी हेल्प किया मेरे लोन में. उन्होंने 7 दिन में मुझे लोन दे दिया, विच वॉज द फास्टेस्ट लोन प्रोसेस विच आई सॉ इन माई करियर. तो विच वॉज वेरी स्मूथ. और ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये सब मैं नहीं जाने बोलूँगा, क्योंकि ये सब काफ़ी टाइम टेकिंग है, एंड प्लस इन्हें बार बार जाके पेस्टर करना पड़ता है, लोन दे दो, एंड बहुत डॉक्यूमेंटेशन है. तो मेरी सिस्टर है पूजा ककरानी. तो basically she has a firm which is Low and Easy. तो Loan Easy में आपको क्या होता है, she's based in Kolkata but gets loan done for everyone. वो सब पैन इंडिया लोन करवा देगी. तो बेसिकली उसमें उन्हें अपना डॉक्यूमेंट्स भेजना पड़ता है ईमेल करके या फिजिकल कॉपीज़ में, एंड वो आपका पूरा पोर्टफोलियो बना देती है, एंड वो बैंक से बात करती है, नेगोशिएट करती है आपके बिहाफ में. इंटरेस्ट रेट्स भी कम रेट में मिल जाते हैं. एंड देन उसके बाद व्हाट शी डज इज फॉर यू इज शी गेट्स द लोन डन फॉर यू. वो आपको सैंक्शन लेटर भेज देती है, आपको बस साइन करना पड़ता है, एंड शी चार्जेस अ नॉमिनल फी ऑफ लाइक 1% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द लोन विच इज़ दैट, विच आप कोई भी नॉर्मल कंसल्टेंट के पास भी जाओगे तो वो लगेगा आपको. Correct.
So I have another question to ask you. कि आपने बोला कि 40 lakhs is including like the living expenses. But as you mentioned earlier, your accommodation is only £1,000 per month. Right. So how are you like, travel is so expensive in London. So Yeah, how much so- is that and how do you manage it? So travel expenses है, food expenses है, grocery है, आपका personal care expenses है, फिर आप रेस्टोरेंट जाओगे, बार्स जाओगे, डिस्को जाओगे, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाओगे, इधर पे जो भी एक्सपीरियंस है लाइक फिल्म देखने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, तो वो सब एक्सपेंसेस आई वुड से नेवर टेक फ्रॉम योर पेरेंट्स. आई हैव पर्सनली नेवर touch my parents' money for that after coming in the UK. For the first month, I would say carry about £1,000. That would be enough for your personal expenses. And उसके बाद आप कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब पक्का इधर ढूंढो. It's very easily available. आपको कुछ ना कुछ पार्ट टाइम ज़रूर मिल जाएगा. 9 to 10.5 तक अभी का रेट है, वेज रेट, which will increase in April. So basically 9.5 में आप एवरेज में पकड़ के चलो, दैट्स व्हाट आई गॉट. तो 9.5 में आपका लाइक अराउंड 700 to 750 पाउंड्स, मतलब 70,000 to 75,000 आपको मिल जाएगा. आपका मैक्सिमम 30 to 35,000 खर्चा होगा इधर पे फॉर योर लिविंग एक्सपेंस, एंड बाकी आप अपने पैसे अपने घर पे भेज सकते हो या अपना सेविंग्स कर सकते हो, शेयर्स, whatever you want, a Bitcoin or whatever you want to invest in. So then tell me, like जब आप लोन लेते हो, like don't you have to start paying from now itself? So so you have to, while taking a loan, you have to check with your bank. आपको अपना बैंक के साथ चेक करना पड़ेगा कि लोन में मोनिटोरियम है कि नहीं. So the term moratorium means a period where the interest rate is not charged on your account, but it is charged on the loan. मतलब आपके इंटरेस्ट जो है वो आपके लोन पर चार्ज होते रहेगा, बट आपके बैंक से डिडक्ट नहीं होगा उस ईयर के लिए या उस 2 years के लिए, या उस टाइम पीरियड के लिए जब तक आपका मोनिटोरियम है. तो मोनिटोरियम पीरियड इज़ अ मस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू द यूके, बिकॉज आप अपना लोन नहीं रीपे कर पाओगे, बिकॉज आपको लिविंग एक्सपेंसेस निकालनी है यहाँ पर, अपने हॉस्टल एक्सपेंसेस निकालनी है, अदर एक्सपेंसेस निकालनी है. आई वुड रिकमेंड यू or advise you to always go for moratorium of 1 to 1.5 years or 2 years. Union Bank gives 2 years, 24 months का वो देता है moratorium, तो definitely go for that. And definitely moratorium के बिना तो मत ही लेना लोन ज़रूरत पड़े तो, क्योंकि around 50 to 60,000 का लोन का EMI होगा आपका, 40 lakhs का अगर बेस लेते हैं तो उतना आप नहीं पे कर पाओगे. तो इट्स बेटर दैट यू गो फॉर अ मोनिटोरियम वाला लोन. तो 1 year आपको नहीं होगा, 1 year कोर्स जैसे आपका कंप्लीट होता है आपका जॉब लगेगा, जॉब खोजना पड़ेगा आपको अपना CV बिल्ड करना पड़ेगा, एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, एंड देन as soon as your job is there you can start repaying your loan. अपना लोन रीपे कर सकते हैं. So a lot of people are asking me जो UK आना चाहते हैं, जो लोन ले रहे हैं, is it like really worth it to stay in London because it's obviously more expensive. Yeah. So why did you choose London, and then अगर लोन ले रहे तो maybe बाहर जाके is it going to be easier to pay the rent and what? So let me tell you that London is now under Rishi Sunak's control, and as he's the PM, he's supporting Indian students a lot, and he's trying to match the level. मतलब वो अपना level match कर रहे Indian यूनिवर्सिटीज़, क्या मतलब कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, US है, ये सब यूनिवर्सिटीज़ से वो मैच कर रहे अपना लेवल, ताकि यहाँ और UK में लोग आए, इंडियन स्टूडेंट्स आए और अपना डिग्रीज कंप्लीट करें. तो कनाडा में जैसे अभी रिसेंटली एक प्रपोजल आया था और वो पास भी हो गया है कि अब अनलिमिटेड वर्क आवर्स हो गए हैं फॉर स्टूडेंट्स, विच इज़ अ वेरी गुड फॉर देम. बट UK में अभी फ़िलहाल नहीं है, बट एक प्रपोजल चल रहा है कि वो रिमूव हो जाएगा या वो 30 hours तक इंक्रीज हो जाएगा. तो आराम से अगर 30 hours मिलता है एक वीक में तो यू कैन गेट 120 hours अ मंथ. 120 hours में अगर 10 pounds भी लो तो यार 1,20,000 आपके पास पॉकेट में होगा. आपने घर भी बेच सकते हो, पर्सनल खर्चा भी निकल जाएगा. और इधर पे ट्रैवल में आपका मंथली पास मिलता है ट्यूब का फॉर 3 zones. इधर जोन्स में बटे हुए हैं, तो फॉर 3 zones इट्स अबाउट 120 pounds. डू गेट योर स्टूडेंट ऑयस्टर कार्ड होता है आपका इधर का, जैसे इंडिया में स्मार्ट कार्ड होता है मेट्रो के लिए, वैसे इधर पे ऑयस्टर कार्ड बोलते हैं उसे. तो ऑयस्टर कार्ड में एक स्टूडेंट कार्ड होता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको लिंक करके आप ऑनलाइन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा. आप देवयानी का वीडियो देख सकते हो अबाउट मोर डिटेल्स अबाउट इट. तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेंगे काफ़ी.
So take the student card and student Oyster card and buy the monthly pass. It will get you cheaper and unlimited travels for the tube and for the bus. Right. Yeah. So for somebody like, okay, so basically if somebody's coming to the UK and abhi apply kare for university, so do you think like going to a higher ranking university is going to be easier for you to pay back the the loan? Or like मेरे को बहुत students पूछते हैं कि I want to like come to the UK but I want to go to like save a lot of money and because मैं loan पे आ रही हूँ, that's why I'm just going to go to some random university like that. So what is your take on that and how feasible it is to pay back? Firstly, I'll say that never go for a university which is not ranked by the QS ranking. इधर पे टॉप 20 के नीचे या टॉप 25 मिनिमम उसके नीचे तो मत ही आओ. उससे अच्छा है घर पे रहो, घर पे कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लो या कुछ भी कर लो या कोई भी जॉब पकड़ लो. बट 25 to 30 तक भी चलेगा बट 30 के नीचे मत आओ. देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, यहाँ बहुत यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आपको ऑफर दे देगी कि मैं 2,000 पाउंड 3,000 पाउंड 2-3 लाख रुपए आपको स्कॉलरशिप दे दे रहा हूँ, आप इस दिन आ जाओ, पेमेंट मंथली कर दो, ये कर दो. डोंट फॉल फॉर दैट. Don't ever fall for that because it is the worst university that you can enter into and get your life into trouble because you will not land up with a job. यहाँ की जो हायरिंग टीम है उन्हें पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छे हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बस नाम के लिए पैसे छाप रहे हैं. तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगा कि मत आओ. लोन ज़्यादा का ले लो, वो एक बार प्रॉब्लम होगा लाइफ में बट ऑन द लॉन्ग रन आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आपको अच्छे जॉब मिलेंगे, आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो अच्छा है. और इधर पे लिविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इट इज़ अ वेरी फ्रेंडली प्लेस टू लिव. यहाँ स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, यहाँ का जो कल्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है. देयर इज़ क्राइम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बट फॉर्चुनेटली इट्स अ वेरी सेफ सिटी टू लिव इन. Right. Okay, for again, like if somebody now wants to come to the UK, when do they start the loan process? Like, Yeah. when do they get into So this is a very important question that Devyani has put up. तो आपका लोन प्रोसेस जो होता है वो एटलीस्ट 2 months पहले आप स्टार्ट कर दो क्योंकि 2 months of before applying for your visa. Before applying for visa, okay. Yeah, एटलीस्ट 1.5 months तो मैं बोलूँगा, उससे कम तो नहीं क्योंकि आपका वीज़ा प्रोसेस में भी कम से कम 3 weeks टाइम लगता है which is about 36,000 something or 37,000 plus your NHS fees. तो NHS fees क्या होता है, आपको एक सरचार्ज लेते हैं लोग जो कि 1 साल के लिए वैलिड रहता है. तो वो एक या आपका 3 ईयर का कोर्स है तो 3 ईयर के लिए आपको चार्ज करेंगे 77,000 into 3 करके ऐसे. उसमें आपका इधर पे आपका जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस है एक्सेप्ट डेंटिस्ट्री, आपका जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस है वो कवर्ड रहेगा. आप जब भी हॉस्पिटल जाओगे या डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो वो फ्री में कंसल्ट करेंगे आपको. एंड ये NHS फीस आपको अपने वीज़ा के साथ कंपलसरी देना पड़ता है जस्ट बिकॉज यू हैव अ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस एंड इंडिया डजंट मेक यू एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस. यू हैव टू पे फॉर दिस इज कंपलसरी. तो आपका अराउंड वीज़ा 1,10,000 के आएगा. बट अगर आप सुपर प्रायोरिटी में जाते हो जो कि मैं गया था तो आपका अराउंड 2,10,000 पड़ जाएगा. तो वीज़ा के लिए आई वुड से दैट स्टार्ट अप्लाइंग as soon as possible. Get all your documents done. You have to get an unconditional offer from your college to apply for the visa. उसके बिना होगा नहीं. फिर सेकंड चीज़ है कि IELTS देना पड़ता है बहुत लोगों को. तो आप चेक कर लो अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करके. दे आर वेरी क्विक एट इट. क्वीन मैरी तो बहुत क्विक था, 3 days में उनको रिप्लाई आ गया था. उन्हें पूछ लो कि आप वेव ऑफ करते हो क्या IELTS को. तो वेव ऑफ के लिए प्रोसीजर क्या है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हो, जिस कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो, अंडरग्रेड्स पढ़ रहे हो, उसमें आप पूछो कि वह आपको एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर दे सकते हैं क्या. वो आपके रजिस्ट्रार की तरफ से होना चाहिए, ना कि आपके डीन या डायरेक्टर की तरफ से. वो आपका रजिस्ट्रार आपको इशू करेगा, वही वैलिड रहेगा यूके में. उसमें लिखा रहेगा कि यू हैव स्टडीड इंग्लिश फॉर दिस टर्म फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर. एंड वो चीज़ आप अपनी जब कॉलेज यूके में अप्लाई करते वक्त सबमिट करोगे तो वो वेव ऑफ हो जाएगा. तो आप अराउंड 15,000 रुपीज़ वहाँ भी बचा लोगे और क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टडिंग भी बचा लोगे वहाँ पर. Okay, so can you just tell me, like, before you go to like HDFC or ICICI, what documents did you carry? Like, Yeah, what so all when did you when I went to get a loan, जब मैं लोन लेने जा रहा था तो I carried my आधार कार्ड, पैन कार्ड, my documents for the loan का मतलब property papers such as the original deed, the floor plan, the municipality corporation का जो tax का जो token होता है और certificate होता है
कि this is under this name. It will usually be on your father's name or your mother's name or your grandparents' name, whichever जिसके नाम पे भी है वो. और ये आपको पेपर्स लेके जाने हैं, और जिनके नाम पे भी है उनका ITR पक्का से चाहिए होगा. ITR होता है इनकम टैक्स रिटर्न, जो कि आप हर ईयर फाइल करते हो, चाहे आप सैलरी बेस्ड हो या आप बिजनेस बेस्ड हो. आपको डेफिनेटली ये ITR फॉर्म करना पड़ता है. इफ़ यू डोंट हैव ITR तो क्या होता है कि यूजुअली आपको अपना इनकम सोर्स दिखाना पड़ता है. वो होता है कि आप अपना बैंक का स्टेटमेंट्स दिखा दो 6 मंथ्स या 1 ईयर का, डिपेंडिंग ऑन द बैंक यू आर गोइंग टू. तो ये जब आप दिखा दोगे तो आपका बैंक अगर कन्विंस हो जाता है कि आप वैलिड हो, आपका गारंटर भी ठीक है, गारंटर भी पे बैक कर सकता है, तो आपको ये लोन मिल जाएगा. कोलैटरल फ्री अप टू 20 lakhs यूजुअली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. एंड अबव दैट, लाइक मैंने 40 lakhs का लिया था, तो मुझे कोलैटरल देना पड़ा था अपना ओल्ड हाउस का. मैं पेपर्स दिया था, तो दैट यू हैव टू पे, यू हैव टू गिव टू द बैंक. They will check, they will do a valuation कि कितने का प्रॉपर्टी है एंड कितना लोन दिया जा सकता है. तो आफ्टर ऑल दैट यू कैन लाइक गेट द लोन. तो यूजुअली 1.5 months to 2 months का आपको टाइम गैप रखना पड़ेगा. Right. So you said कि HDFC ICICI ने हेल्प नहीं किया and like Union Bank was like worked out best. So what do you think you did different with Union Bank and why did the others basically not help you? Union Bank का मेरे को रेफरेंस मेरे कजिन से मिला. शी इज पूजा दी. So basically she has a firm Low and Easy. So उसमें वो लोन प्रोवाइड करती है, होम लोन्स, कार लोन्स एंड बैंक का लोन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन लोन्स. तो उसमें उन्होंने मेरा सारा प्रोसेस वही की. मैंने उन्हें सिर्फ ईमेल कर दिया था अपना डॉक्यूमेंट, एंड शी नेगोशिएटेड विद द बैंक. शी गॉट मी द बेस्ट डील दैट शी कुड. वो बेस्ट इंटरेस्ट रेट में मुझे अपना डील करके दी, विच वॉज 10.7, विच इज़ वेरी नॉमिनल इफ यू आर अप्लाइंग फॉर UK. एंड मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा, मुझे बैंक नहीं जाना पड़ा. बैंक के ऑफिसर्स मेरे घर पे आके, मैनेजर खुद घर पे आके सारे डॉक्यूमेंट्स साइन कराया, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया. तो ये सब एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट मिल जाता है. कुछ आपको कुछ हज़ार रुपया, मतलब कुछ हज़ार एक्स्ट्रा दे के आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, जो कि मैं बोलूँगा कि लेना चाहिए. तो yeah, definitely that was the plus point for me. And if you had to give some advice of some like things you need to like avoid, like you can get scammed or something like that, and like because loans में बहुत there are people promise so many firstly things. I would say from my personal experience, मैं बहुत desperate हो गया था लोन लेने के लिए, क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था HDFC, ICICI, Credila ये सब से. तो मैं Facebook पे अपलोड कर दिया था कि I need a bank loan very quickly, and मुझे काफ़ी responses आए, around 10-15 responses आए. People started messaging me on Messenger and they told me that कि आपको लोन करा दूंगा, मैं आपको लोन दे दूंगा, बट आप मुझे 10% दे देना या 5% दे देना या 2% दे देना. तो आई वुड से कि एक भी मत देना उन्हें. वो आपसे एडवांस मांगेंगे काम करने के लिए, लोन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए. कुछ भी मत देना. ऑल दीज आर स्कैम. मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मैंने एक जन से बात किया, वो बोला कि वो 1% में करने रेडी है, एंड वो बोला कि मुझे सिर्फ 10,000 एडवांस चाहिए, पेटीएम कर सकता हूँ, और ही स्टार्ट द प्रोसेस. बट आई डिडंट गो फॉर दैट. मैंने आगे प्रोसीड नहीं किया, क्योंकि आई गॉट द रेफरेंस ऑफ माई कजिन पूजा दी, हु हेल्प मी अ लॉट लोन ईजी. तो आई वुड से रिकग्नाइज्ड लोग से अगर आप करा रहे हो तो डेफिनेटली. तो इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी फॉर द लोन प्रोसेस, तो आप मेरे इंस्टा ID राजवर्धन 12 RAJVARDHAN 12 में आप मुझे इंस्टा ID पे आप पिंग करो. मैं आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करूँगा. रिकग्नाइज्ड लोगों से, मेरे पर्सनल कजिन से, जो आपको लोन में हेल्प करेंगे. एंड डिस्क्रिप्शन में देवयानी विल गिव द लिंक. बट डोंट गो फॉर लोन्स by any other platform or any other person or agents. It's not recommended. So now you can understand कि UK में इतना recession चल रहा है, jobs नहीं मिल रहे हैं, things like that. So in any scenario, like for example, you don't pass your exams or anything, you have to go back home. Like if you have to return back to India, then what are the repercussions and how do you deal with that? Okay. So this is very important for students who think that they will not pass their exams or they will get debarred because of attendance issue. तो पहला चीज़ तो, या तो अगर UK आ रहे हो, मम्मी पापा का पैसा लगा के आ रहे हो, अपना पैसा लगा के आ रहे हो, तो अटेंड करो क्लासेस जुडिशियसली, एकदम अच्छे से करो. 100% अटेंडेंस रखो. मेरा पर्सनली 100% अटेंडेंस है, एक भी क्लास नहीं मिस करता हूँ. क्योंकि आप अगर क्लास मिस कर रहे हो तो आपका जो 40 लाख से 30 लाख से जो भी आप रुपया इन्वेस्ट हो, पूरा पानी में जा रहा है. तो आप मत मिस करो. कि हाँ, ये अटेंडेंस बहुत कंपलसरी होता है. 80% है. यहाँ इंडिया की तरह 75 नहीं है कि आप मैनेज कर लोगे बाद में जाके, या प्रॉक्सी लग जाएगा. यहाँ पर आपका ID कार्ड टैप होता है, या तो आपका मैनुअली अटेंडेंस होता है विद द स्टूडेंट ID एंड ऑल.
तो वो सब तो ट्राई मत ही करना। यहाँ इंडिया की तरह नहीं है कि आप ब्राइब दे के आप कैसे भी अटेंडेंस अपना पास करा लोगे। यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। यहाँ डिसर्टेशंस के लिए रूल है कि आपको 3 महीने पहले डिसर्टेशन अपना अप्लाई करना पड़ता है, वो अप्रूव होगा, फिर आपका टॉपिक जाएगा, फिर फर्स्ट रिव्यू होगा, सेकंड रिव्यू होगा, फिर फाइनल रिव्यू होगा। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो लोग डिसर्टेशन ले रहे हैं उन्हें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर डिसर्टेशन पास नहीं हुआ तो आपको डिग्री नहीं मिल रही है, आपको कुछ महीने बैठने पड़ेंगे, फिर से डिसर्टेशन लिखना पड़ेगा, फिर वो पास होगा और फिर होगा। और यहाँ प्लेगरिज्म के लिए बहुत काफ़ी होता है। अभी हाँ चैट जीपीटी आ गया है, एआई आ गया है, बार्ड आ गया है, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि कुछ भी मत यूज़ करो, क्योंकि आजकल चैट जीपीटी के लिए भी वापस उसको रीचेक करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ के पास काफ़ी ऐप्स है, और इनके पास टर्निटिन ऐसा है कि प्रीमियम वर्जन है, क्योंकि कोई भी आपका कितना भी प्लेगरिज्म फ्री होगा वो कहीं ना कहीं से डिटेक्ट कर लेगा। तो खुद का लिखो, वो ही रिकमेंड करूँगा। और सेकंड चीज़ जो है कि जो भी यहाँ आ रहे हैं और वो सोचे कि वो पास नहीं होंगे, तो आपके पास ऑब्वियसली एडिशनल पेपर्स रहेंगे जो कि आपको पास करने में मदद करेंगे, तो आप वो दे सकते हो। अगर आप बहुत बुरे हो पढ़ाई में तो आप थोड़ा मेहनत करो, बट वैसे इजी है, इधर पे पढ़ाई भी इजी है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी 24/7 आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो यू कैन आराम से यू कैन स्टे देयर एंड लाइक डू ऑल द कैफेटेरिया भी नीचे में, तो खाने पीने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वो कर सकते हो। फिर भी अगर आप पास नहीं होते हो, कोई तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया, कोई रीज़न से आप नहीं पास करते हो, तो आपको बैक पेपर लगेगी। बैक पेपर आपको दे के वो क्लियर करना पड़ेगा, वो क्लियर करने के बाद ही होगा। एंड अगर आप कुछ ज़्यादा ही गलती कर दिए, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्क आवर्स कर लिए, एनआई नंबर दे के भी एक्स्ट्रा वर्क कर लिए और कैश इन हैंड कर लिए और पकड़े गए, तो आप सीधा डिपोर्ट हो जाओगे और इधर पे 3 साल या 5 साल के लिए आप बैन हो जाओगे। तो आप यूके आ नहीं सकते और आपका कोर्स फी रिफंड नहीं होगा। तो ये मत सोचना कि आपका कोर्स फी रिफंड हो जाएगा, तो वो बिल्कुल भी गलती मत करना कि आप डिपोर्ट हो जाओ वापस इंडिया में, क्योंकि आप ना तो वापस टूरिस्ट की तरह आ पाओगे, ना स्टूडेंट की तरह आ पाओगे। तो वो मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा। और And what to do in these situations, like if you are sent back, or like how does the loan and things तो be affected? लोन तो आपका पूरा का पूरा जो आप पेमेंट किए उतना का रहेगा, या अकोमोडेशन जितना भी आप लिए हो, डिसबर्स कराए हो। तो इसमें एक ट्रिक है, मैंने सीखा है कि आपका लोन जब आप डिसबर्स करा रहे हो, तो कॉलेज फीस तो पूरा डिसबर्स डायरेक्टली वो कर देंगे, आपको स्टूडेंट नंबर से पेमेंट कर देंगे। बट जब भी आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हो, तो अपना मंथली बेसिस में डिसबर्स कराना। कभी भी वन शॉट पेमेंट मत कराना कि एक साथ में 12 महीने का पेमेंट करके टेंशन फ्री होगा, या ये ट्रबल लेना कि हर मंथ उसको डिसबर्स कराना। क्या होगा कि आप जैन में जो पेमेंट ले रहे हो, उसका जैन टू दिसंबर तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो फेब में ले रहे हो, उसका फेब टू दिसंबर तक 11 मंथ्स का देना पड़ेगा। जो मार्च में ले रहे हो, मार्च टू दिसंबर तक का 10 मंथ्स का देना पड़ेगा। तो वो कम होते जाएगा इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट अमाउंट कम होते जाएगा। तो आप ऐसे ही करना कि उसको मंथली डिसबर्स कराना, तो उससे आपका कुछ पैसे बचेंगे डेफिनेटली। Correct. So I think it was very helpful and very informative. But is there any like final advice you want to give to kids who are applying? फाइनल एडवाइस इज लोन लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना, क्योंकि अगर 40 lakhs ले रहे हो तो 80 lakhs पे करना है, तो जस्ट डबल करना है। तो ये माइंडसेट के साथ करना कि यू आर रेडी टू वर्क आफ्टर इट। ऐसे नहीं कि यार पढ़ाई कर ली, शादी कर ली, हो गया, लाइफ सेट है, वैसे नहीं होता है। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू अर्न, यू हैव टू पे बैक। चाहे वो पापा का भी रुपया हो, मम्मी का भी रुपया हो, किसी का भी रुपया हो, आपको वो लोन वापस चुकाना है। तो मेक श्योर कि कोई बैकअप प्लान है आपके पास ये करने के लिए। अगर आप वापस चले जा रहे हो इंडिया, तो लेस मंथली आपको रेट मिलेगा काम करने का, बट ठीक है। अगर आपका वही है कि 1 साल आना है, एक्सपीरियंस एक्सपोजर चाहिए, इधर करके इंडियन कंपनीज करेगी, तो आप ज़रूर चेक करना कि फॉर LLM स्टूडेंट्स ज़रूर चेक करना कि बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं है, रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है आपका यूनिवर्सिटी। और सब कोर्सेज MSc आपका जो है वो सब में तो कुछ रिकग्निशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बार काउंसिल अगर रिकग्नाइज नहीं है तो आपको इंडियन कंपनीज जॉब नहीं देगी। और तब आप ट्रबल में आ जाओगे, ना आप यूके आ पाओगे रहने के लिए, आप काम करने पाओगे, और ना आप इंडिया में कर पाओगे। तो वो can name a few universities who have this course. सो बेसिकली देवयानी जिस कॉलेज से, किंग्स कॉलेज, उसमें बार रिकग्नाइज ही नहीं, एंड वो 10,000 फीस आपका एप्लीकेशन फीस भी लेते हैं। तो इससे आप बचो। इसमें आप अपना लिस्ट में निकल जाएगा, मैं लिंक में डाल दूंगा या कुछ, तो वो लिंक से आप देख लो कि आपका कॉलेज रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है बार काउंसिल से। बिकॉज फॉर LLM स्टूडेंट्स इट्स अ मस्ट, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी, अंडर ग्रेड के लिए जो लोग आ रहे हैं,
और PhD के लिए जो आ रहे हैं, अगर ये रिकग्नाइज नहीं है तो मत आओ, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आपको ही लॉस होगा, बाद में आप इंडिया जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं जॉब मिलेगा. Okay. Yeah. Yeah, I did not know that bar wala thing. It was very. किंग्स कॉलेज में नहीं है. UCL does have it. UCL शायद तक है. We need to check it once. Okay, this is so weird because like Russell Group University. Russell Group है, no doubt King's College is Russell Group, but Queen Mary is it's also the- Russell Group. But yeah, there may be difference. but it's the only college Russell Group में जिसको बार काउंसिल रिकॉग्नाइज नहीं है. Oh wow, that's so interesting. Yeah. Learn something new. But I think this video was very informative. Thank you so much. And Thank you know, if you want any other information, like you can reach out to him. Like even I learned so much through this video. So again, thank you so much. And again, like all the details are in the description box below. And see you next week. Thank Thank you. you. Bye bye.